हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो में। दोस्तों, आज अपन है वो समान नागरिक संहिता के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके बारे में इस लेक्चर में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, यूएन जो अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको अपने जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 है, 44वां अनुच्छेद है, उसमें इसके बारे में बताया गया है। तो शुरू करते हैं समान नागरिक संहिता के बारे में। दोस्तों, इसका मतलब होता है पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून को लागू करना। ठीक है, जो विभिन्न धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, उनको समान रूप से समान रूप से टैकल करने के लिए जो कानून है उनको समान रूप से लागू करने का प्रावधान करता है। दोस्तों, यह समान कानून सभी धार्मिक समुदायों के विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने तथा उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान रूप से लागू होगा। ठीक है, कौन कौन से मामलों में? जैसे विवाह हो गया, डिवोर्स के लिए जो एक्ट बनता है उसमें, या फिर कोई संपत्ति हो गई, या किसी को अपन अडॉप्ट करते हैं और अपने जो उत्तराधिकारी हैं से संबंधित जो व्यक्तिगत मामले होते हैं उसके लिए समान नागरिक संहिता लागू करना है। दोस्तों, वर्तमान में भारत में व्यक्तिगत कानून अर्थात जो पर्सनल लॉ है वो काफी जटिल और अलग अलग है। ये प्रत्येक धर्म के लिए अलग अलग है, अर्थात प्रत्येक धर्म अपने विशेष कानूनों के अपने अनुसार पालन करता है। ठीक है, जो पर्सनल लॉ है वो वर्तमान में भारत में जो धर्मों के हिसाब से वो अलग अलग है। एग्जाम्पल के लिए हिंदुओं के लिए जो धर्म है वो एक्ट है वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है। जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसमें हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध समुदाय वो पर लागू होता है। तो ध्यान रखना, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है 1956 का, उसके अंतर्गत 4 समुदाय आते हैं, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय। इन्हीं पर ही यह एक्ट लागू होता है। फिर आता है अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ। दोस्तों, मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों हैं उन पर लागू होता है, अर्थात मुस्लिम समुदाय की जो जनता है उनके जो कानून वगैरह है, विवाह, तलाक आदि से रिलेटेड जो भी कानून है उनके ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो लागू होता है। दोस्तों, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 है। कौन सा? 1925 का जो भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम है वो ईसाई, पारसी और यहूदी समुदायों पर लागू होता है। इसमें कौन से समुदाय आते हैं? 3 आते हैं, ईसाई, पारसी और यहूदी समुदाय आते हैं उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में। दोस्तों, बात करें तो अगर अपने क्या कहीं पे अपने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है देश में, तो दोस्तों भारत का एकमात्र राज्य है गोवा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया। अर्थात यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड वर्तमान में लागू है। वहां पर पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 लागू है। ठीक है, कौन सा कानून लागू है? पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867। जब अपना देश आजाद नहीं था उससे पहले गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना हो गई थी, जो कि वर्तमान में भी जारी है। दोस्तों, समान नागरिक संहिता की पृष्ठभूमि की बात करें, स्वतंत्रता के पहले कोई कमेटी बनाई गई थी, लेक्सी लॉ की रिपोर्ट 1840। दोस्तों, इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और अनुबंधों संबंधित भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के महत्व पर जोर दिया गया था। ठीक है, हालांकि इसमें यह सुझाव दिया गया था कि हिंदुओं और मुस्लिमों के व्यक्ति कानूनों को इस प्रकार से संहिताकरण से बाहर रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो लेक्स लॉ की रिपोर्ट है 1840 की, वो समान नागरिक संहिता पर बनने वाली पहली रिपोर्ट थी। इसके बाद में एक बनी थी B.N. राव समिति 1941 में बनी थी। कब बनी थी? 1941 में B.N. राव समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने हिंदू कानूनों के संहिताकरण के लिए संहिताबद्ध हिंदू कानून का सुझाव दिया था। दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से महिलाओं के जो विशेष अधिकार है अर्थात उन्हें समान अधिकार देने की बात की गई थी। तो स्वतंत्रता के पहले 2 कमेटी गठित की थी समान नागरिक संहिता पर, B.N. राव समिति और लेक्स लॉ की रिपोर्ट 1840।
फिर अपना देश आजाद हो गया 1947 में। उसके बाद 1954 में एक एक्ट आया, विशेष विवाह अधिनियम 1954। दोस्तों इस अधिनियम में भारत के नागरिकों और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए किसी भी धर्म या आस्था को मानने वाले व्यक्ति से विवाह करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये विशेष विवाह अधिनियम आया था, उसमें भारतीय और विदेश में जो भारतीय नागरिक है तथा विदेश में रहने वाले जो भारतीय हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उससे रिलेटेड जो व्यक्ति के विवाह होते हैं उनके बारे में विशेष विवाह अधिनियम 1954 में प्रावधान किए गए थे। फिर आया था स्वतंत्रता के बाद 4 प्रमुख कानून लाए गए, जिसमें आता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप अधिनियम 1956 तथा हिंदू दत्तक भरण पोषण एक्ट 1956। ठीक है, अब देख लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, अर्थात क्या क्या निर्णय दिए उनके बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले 1985 में अहमद खान बनाम साहेब बानो बेगमवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। ठीक है, कौन सा वाद था? अहमद खान बनाम साहेब बानो बेगमवाद 1985 का। इसके बाद सरला मदुगल बनाम भारत संघवाद आया 1995 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद द्वारा एक समान नागरिक संहिता बनाने की आवश्यकता को दोहराया गया। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने अहमद खान बनाम साहेब बानो बेगमवाद में जो वर्डिक्ट दिया था कि संसद को समान नागरिक संहिता की एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, उसी को वापस रिपीट कर दिया सरला मदुगल बनाम भारत संघवाद 1995 में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रसिद्ध केस है सायरा बानो बनाम भारत संघवाद 2017। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तलाक ए बिद्दत है, अर्थात 3 बार तलाक कहने पर या लिख देने की जो प्रथा है वो असंवैधानिक है। अर्थात मुस्लिम धर्म में एक प्रथा चली आ रही थी, 3 बार अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति कह देता है तलाक 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 तो उनका डिवोर्स हो जाता था। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था सायरा बानो बनाम भारत संघवाद 2017 में। ठीक है, अब सरकार ट्रिपल तलाक एक्ट भी ले आई है, जिसके थ्रू जो ये 3 तलाक का मुद्दा है उसे समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं समान नागरिक संहिता के क्या फायदे हैं, अर्थात इसको लागू किया जाना चाहिए तो क्यों किया जाना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करें तो सबसे पहला क्या है, अपन ये देख लेते हैं कि जो समान नागरिक संहिता है उसको संविधान में उल्लेख किया गया, अर्थात संविधान में इसके प्रावधान के बारे में जोड़ा गया। जो अपना नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी के अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 44 क्या है, आपको ध्यान रखना चाहिए अनुच्छेद 44 है वो समान नागरिक संहिता की बात करता है। साथ ही समान नागरिक संहिता को अगर लागू करते हैं तो इससे पंथ निरपेक्षता को देश में बढ़ावा मिलता है। ठीक है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के सिद्धांत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है। दोस्तों धार्मिक जो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य मतलब जो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होता है उसका मतलब है जहाँ धार्मिक मान्यताएं नागरिकों पर लागू नहीं होती। ठीक है, तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, अपने प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसके तहत इसका मतलब क्या होता है कि जो अपने नागरिक है, भारतीय नागरिक है, उन पर जो धार्मिक मामले हैं वो लागू नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को बढ़ावा देगा। ठीक है, इससे राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी, लोगों में समान विचार आएंगे और लोग एकजुट हो जाएंगे। ठीक है, ये एकता को बढ़ावा कैसे देगा? यह धार्मिक और सामुदायिक विभाजनों को समाप्त करेगा। ठीक है, जो धार्मिक है, हिंदू मुस्लिम और जो समुदाय है उनका जो विभाजन में जो लोग बटे हुए हैं उसको ये समाप्त करने का काम करेगा। साथ ही समान नागरिकता को भी बढ़ावा देगा, अर्थात देश में समानता लेके आएगा, एकता लेके आएगा। जो नागरिक है मतलब सभी नागरिक समान है, ये थॉट लोगों में प्रोसेस करेगा। दोस्तों ये अधिक एकीकृत कानूनी प्रणाली निर्मित करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट बात करें तो यह लैंगिक न्याय को भी बढ़ावा देगा। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो कुछ धार्मिक व्यक्तिक अर्थात जो पर्सनल कानून होते हैं उनमें व्याप्त जो लैंगिक भेदभाव होता है, जो स्त्री पुरुषों के बीच में जो भेदभाव है, वो जो प्रथाएं चली आ रही है उसको भी ये समाप्त करने का काम करेगा। ठीक है, अतः महिलाओं के प्रति जो भेदभाव होता आ रहा है उसको निपटाने में यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। दोस्तों इससे क्या होगा कि अगर इसको लेके आते हैं तो जो महिलाओं के अधिकार हैं उनको बढ़ावा मिलेगा तथा उनको समाज में एक नई पहचान मिलेगी। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति जो अपना UNHRCF ने कहा था कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए। इससे भारत की समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में मदद मिलेगी। अर्थात जो अपना संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति है उसने कहा था कि भारत में जो भेदभाव चल रहा है अर्थात भारत में समानता लागू करने के लिए और भेदभाव को समाप्त करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग को पूरा करना चाहिए। इसलिए भी अपन को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो कानूनों का सरलीकरण संभव करेगा। अर्थात वर्तमान में भारत में क्या है कि जो डिवोर्स होते हैं, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, अर्थात जो मैरिज है, विवाह है, साथ में जो उत्तराधिकारी अधिनियम है आदि पर बने हुए कानून है वो बहुत ही जटिल है। आम लोग इनको समझ नहीं पाते और कंफ्यूजन में बने रहते हैं। ठीक है, उनका विस्तार बहुत सारे कानून हो जाते हैं तो व्यक्ति के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए समान नागरिक संहिता एक समान कानून लाने की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए अगर कठिन कानूनों की बात करें तो तलाक की मांग करने वाले लोगों को अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि से परे रहते हुए एक मानकीकृत प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। इससे विवादों का तेजी से और अधिक कुशल समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा। दोस्तों अंतिम देखते हैं कि इससे क्या फायदा होने वाला। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा तो आधुनिक समय के साथ भारत तालमेल बैठा सकता है। अर्थात आधुनिक समय में जो प्रोग्रेस हो रही है, लोग समानता की बात करते हैं, सब लोग समान है, मतलब आजकल जो महिलाएं हैं पुरुषों को उनको समान रूप से समाज में देखा जा रहा है, उसको और बढ़ावा मिलेगा और भारत इस दिशा में आगे बढ़ेगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि मौजूदा कानून नई सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप हो। इससे समावेशिता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाती है तो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने काम काज कर पाएंगे, बंदिशों से दूर रखें। ये तो हो गई सिविल जो अपनी समान नागरिक संहिता है उसको लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं किया जाना चाहिए इसके विपक्ष में अपन बात करें कि इसके क्या नुकसान होंगे तो शुरू करते हैं इसके विपक्ष में, इसके विरुद्ध तर्क में बात करें तो अगर इसको लागू किया जाता है तो ये जो अपनी जो भारत की विविधता है उसके विरुद्ध माना जाता है। अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से देश के विविध समुदायों की सांस्कृतिक धार्मिक पहचान कमजोर हो सकती है। अर्थात भारत में विविध समुदाय के लोग हैं जैसे बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, मुस्लिम, इनकी अपनी संस्कृति है, अपने धार्मिक कल्चर है आदि को नुकसान हो सकता है एक समान कानून लाकर। इससे जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 25 में है और अनुच्छेद 25 अपना एक फंडामेंटल राइट है, अर्थात अपना एक मौलिक अधिकार है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो अनुच्छेद 25 के खिलाफ हो जाता है अनुच्छेद 44। दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से अल्पसंख्यक समुदाय को प्राप्त सुरक्षा और विशेषाधिकार कम हो सकते हैं। इससे उनकी सांस्कृतिक स्वायत्ता नष्ट हो सकती है। अर्थात अल्पसंख्यक समुदाय वो हैं जैसे कि मुस्लिम हो गए, जैन हो गए और जो जनजातीय समुदाय हैं उनको जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं तथा उनका आर्ट एंड कल्चर है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से नष्ट होने की संभावना उनकी बढ़ जाती है। इसके अलावा जनता में आम सहमति का भी अभाव है क्योंकि भारत में विभिन्न धार्मिक प्रत्येक समुदाय की कुछ विशिष्ट धार्मिक परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, धार्मिक कानून होते हैं जिन्हें वो जो लोग हैं वो संरक्षित करना चाहते हैं। अर्थात विभिन्न धर्मों के लोग अपनी अपनी परंपराओं को संरक्षित करना चाहते हैं, उसके ये विरुद्ध हो जाता है।
इसलिए सभी समुदाय की सहमति और समझौते के बिना यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसे जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको ठेस हो सकता है। कई विशेषज्ञों के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो समान नागरिक संहिता है, वो राज्यों की विधायी क्षमता का अतिक्रमण करती है। ठीक है, इस अतिक्रमण के कारण यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रवर्तन से सहकारी संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन हो सकता है। दोस्तों, यह माना जाता है कि राज्य अपनी जनता की जरूरतों के अनुरूप जो व्यक्तिगत जो पर्सनल कानून है का आकलन करने और कानून बनाने के लिए बेहतर स्थिति में है। अतः राज्य खुद अपनी जनता के लिए अपने हिसाब से कानून बना सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य जमीनी स्तर पर जो वास्तविकता होती है उससे निकटता रखता है। अतः जमीनी स्तर पर जो प्रैक्टिकल लेवल पर जो चीजें होती है उससे राज्य संघ की केंद्र सरकार से ज्यादा करीब से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये तो हो गए, ये आपने देख लिया कि इसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। अब अपन देखते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे की राय में बात करें तो आम सहमति से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सकता है। अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में सरकार को धार्मिक नेताओं और जो सामुदायिक प्रतिनिधि हैं उनके सहित सभी हितधारकों के साथ तर्कपूर्ण वार्ता करनी चाहिए। दाल लागू करने से पहले जो धार्मिक नेता हैं उनसे और जो समुदाय जो समाज के प्रतिनिधि लोग हैं उनसे चर्चा वार्ता करके इसको अपन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सकते हैं ताकि किसी धार्मिक भावनाओं को आहत ना पहुंचे। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए राजनीतिक जो नेता वगैरह उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अतः सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को राजनीतिक लाभ के एक साधन के रूप में नहीं माना जाए, अर्थात इसे वोट बैंक की राजनीति ना माना जाए और इसे लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किए बिना लागू किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इसका क्रियान्वयन गैर पक्षपातपूर्ण और समावेशी तरीके से होना चाहिए। लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलानी होगी। यह अत्यंत आवश्यक है कि आम जनता यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रवर्तन हेतु दिए गए तर्कों और उससे मिलने वाले लाभों को समझने में सक्षम हो। ठीक है, इसलिए लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जागरूक करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि क्या करे सरकार, नागरिक समाज और मीडिया मिलकर इस दिशा में काम कर सकती है। अर्थात जो अपना नागरिक समाज है, सरकार है और जो अपनी मीडिया है, लोकतंत्र का फोर्थ पिलर मीडिया, उसके ये सभी मिलकर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके बारे में जनता को जागरूक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भेदभाव चला रहा है समाज में उसको समाप्त करना होगा। यह आवश्यक है कि समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले मौजूदा जो व्यक्तिगत कानून है उनकी गहन समीक्षा की जाए। इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड में न्याय, समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांतों के साथ अनुरूपता सुनिश्चित होगी। साथ ही चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाना होगा। अतः समान नागरिक संहिता के लक्ष्य को आदर्श रूप से अलग अलग चरणों में पूरा किया जाना चाहिए। अर्थात अपन इसको डिवाइड करके अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे विवाह की आयु से संबंधित हालिया संशोधन किए गए। सरकार कर रही है कि जो विवाह की आयु है उसमें बढ़ोतरी कर रही है। अर्थात मेरा मतलब ये है कि अगर समान नागरिक संहिता लागू करना है तो इसको टुकड़ों में लागू कर सकते हैं। जैसे पहले विवाह संबंधी कानून लागू कर दिए, फिर संपत्ति वाला आ गया, फिर उत्तराधिकार वाले, ऐसे धीरे धीरे करके सभी समाजों के लिए समान नागरिक जो संहिता है वो सरकार लागू कर सकती है। इससे धार्मिक व्यवस्था के भीतर जो आंतरिक सुधार है और बदलाव का जो मार्ग है वो अच्छे से खुल जाएगा। गाइस, कुछ भारतीय कानून पहले से ही अधिकांश सिविल सेवा मामलों में एक समान संहिता का पालन करते हैं। इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इन कानूनों में जो भारतीय संविदा अधिनियम है, सिविल प्रक्रिया संहिता है और भागीदारी अधिनियम तथा जो साक्ष्य अधिनियम है, ये 4-5 कानून है जो कि समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपन सोच सकते हैं कि हाँ, समान नागरिक संहिता को वर्तमान में लागू किया जा सकता है क्योंकि जो सिविल प्रक्रिया संहिता है, भागीदारी एक्ट है, साक्ष्य एक्ट है तथा भारतीय संविदा अधिनियम है वो इसके प्रमाण है। दोस्तों, सभी व्यक्ति कानूनों का संहिताकरण करना चाहिए। अर्थात कानूनों को संहिताबद्ध करके कुछ सार्वभौमिक जो सिद्धांत है उनको स्थापित किया जाना चाहिए। इससे एक अनन्य यूनिफॉर्म सिविल कोड को कठोरता पूर्वक लागू करने के बजाय
निष्पक्षता के साथ लागू किया जाना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रवर्तन लोगों की कानूनी सहायता लेने में मार्ग में बाधित नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, विवाह और तलाक के मामलों को न्यायतर तरीके से सुलझाया जा सकता है। तो अपन ने इस लेक्चर में जाना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, समान नागरिक संहिता क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।